स्वागत है। आज 19 दिसंबर 2025 और कोलकाता में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। शहर के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल में पूरे पश्चिम बंगाल से लगभग 1000 हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रेसेस जमा हो रहे हैं। और देखिए, ये कोई मामूली बैठक नहीं है। ये वो लोग हैं जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मतलब जमीनी स्तर पर चलाते हैं। और आज वो सिस्टम की जो खामियां हैं उन पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए हैं। हमारे पास उनके संगठन एडवांस सोसाइटी फॉर हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेसेस यानी ASHHM से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, नोट्स हैं। आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि स्कूलों के लीडर्स को ही लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इनकी लड़ाई आखिर है किस चीज के लिए? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी वेबसाइट पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक कोट है, हमें ऐसे लोगों का एक समूह बनाना होगा जो एक शिक्षक के जिम्मेदार कर्तव्यों को निभा सके, तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वो इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। ASFM की पूरी लड़ाई इसी जिम्मेदार कर्तव्य को मतलब ठीक से निभाने के अधिकार के लिए है। चलिए तो फिर इसी से शुरू करते हैं। ये संगठन ASFM आखिर है क्या? हमारे दस्तावेजों के हिसाब से ये कोई बहुत पुरानी संस्था तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यही इसे और दिलचस्प बनाता है। इसका रजिस्ट्रेशन बस फरवरी 2021 में हुआ है। आप सोचिए, महज 4-4.5 साल में ये पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों के हेडमास्टर्स का सबसे बड़ा और सबसे मुखर संगठन बन गया है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान जो वे बार बार दोहराते हैं वो है इसका गैर राजनीतिक होना। एक मिनट, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो अपनी राजनीतिक सरगर्मी के लिए जाना जाता है, वहाँ 1000 सदस्यों वाला इतना बड़ा संगठन गैर राजनीतिक कैसे रह सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन भी है? इससे उन्हें मदद मिलती है या ये उनके लिए कमजोरी है? ये एक बेहतरीन सवाल है और मेरे ख्याल से यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गैर राजनीतिक होने का मतलब है कि वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से बंधे नहीं हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, उनके मुद्दे वही रहते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों की बेहतरी और शिक्षकों का सम्मान। इससे उनकी आवाज में एक साख आती है, एक विश्वसनीयता आती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। उनके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरिदास घटक और महासचिव चंदन माइती, दोनों के संदेशों में ये बात साफ झलकती है। ठीक है, तो ये एक नई गैर राजनीतिक और तेजी से बढ़ती हुई ताकत है। तो इनकी लड़ाई क्या है? ज्यादातर लोग जब शिक्षक संगठनों के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बात सिर्फ सैलरी बढ़ाने की होगी। क्या यहाँ भी वही मामला है या कहानी कुछ और गहरी है? ऊपर से देखने पर शायद वैसा ही लगे, लेकिन जब हम उसकी 4 मुख्य मांगों को देखते हैं तो एक बड़ा पैटर्न नजर आता है। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सम्मान, संसाधन और अधिकारों की लड़ाई है। सम्मान, संसाधन और अधिकार, इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, पहली मांग है वेतनमान की। वे चाहते हैं कि उनकी सैलरी राज्य या केंद्र सरकार के दूसरे संस्थानों के प्रमुखों के बराबर हो। ये सम्मान की बात है। अगर आप 1000 बच्चों और 50 टीचर वाले स्कूल के लीडर हैं तो आपका पद किसी दूसरे विभाग के लीडर से कम तो नहीं है, है ना? सही बात है, बिल्कुल नहीं है। और संसाधन? वो उनकी दूसरी और तीसरी मांग से जुड़ा है। एक है यात्रा भत्ता, मतलब कन्वेनियंस अलाउंस। जरा सोचिए, एक हेडमास्टर को मिड डे मील के हिसाब से लेकर यूनिफॉर्म, किताबें और ना जाने कितनी सरकारी योजनाओं के लिए ब्लॉक ऑफिस, जिला ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सब वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके करते हैं। अच्छा, तो वे इस काम के लिए भत्ता मांग रहे हैं जो कि एक बुनियादी संसाधन है। और तीसरी मांग है अतिरिक्त पारिश्रमिक, यानी एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट। उन पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है जो उनके तय काम से कहीं ज्यादा है। और चौथी मांग जो आपने कहा अधिकारों से जुड़ी है, वो क्या है? वो सबसे जरूरी है प्रशासनिक नियंत्रण। इसका मतलब है कि उन्हें स्कूल के स्टाफ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए ताकि वे छात्रों के हित में सबकी जवाबदेही तय कर सकें। आज की तारीख में स्थिति ऐसी है कि अगर कोई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा तो हेडमास्टर के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बहुत सीमित अधिकार हैं। ये मांग दिखाती है कि वे स्कूल को बेहतर ढंग से चलाना चाहती हैं। तो ये सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं है, बल्कि पूरे स्कूल के सिस्टम को सुधारने की कोशिश है। हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं जिनमें ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें कुछ नारे सुनाई दे रहे हैं। एक है ASHM जिंदाबाद और दूसरा बंगाली में लड़छे लुड़बे, लड़ रहा है लड़ेगा। ये उनके संघर्ष के जज्बे को दिखाता है।
लेकिन कुछ और नारे हैं जो उनकी मांगों को और भी साफ कर देते हैं। एक नारा है अभिलंबे सकल शून्य पदे नियोग चाहिए, यानी सभी खाली पदों पर तुरंत भर्ती करो। ये तो सीधे सीधे बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा है। अगर टीचर ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? बिल्कुल। और एक और नारा है जो हेडमास्टर्स की रोजमर्रा की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है। सकल शिक्षा बहिर्भूत काज थेके प्रधान शिक्षक शिक्षा के दीते होवे। इसका मतलब है प्रधानाध्यापकों को सभी गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त किया जाए। गैर शैक्षणिक काम मतलब किस तरह के काम? क्या हम यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की निगरानी या मिड डे मील के लिए राशन खरीदने जैसी चीजों की बात कर रहे हैं? उससे भी कहीं ज्यादा। मिड डे मील में रोज कितने अंडे बने इसका हिसाब रखना, स्कूल की बिल्डिंग में मरम्मत का काम देखना, यूनिफॉर्म सही साइज के आए या नहीं ये चेक करना, अनगिनत सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरवाना। ये लिस्ट मतलब अंतहीन है। और जब एक हेडमास्टर इन सब कामों में उलझा रहेगा तो वो स्कूल में पढ़ाई का स्तर सुधारने पर, टीचर्स को मेंटर करने पर और नई शिक्षण विधियों को लागू करने पर ध्यान कब देगा? यही उनका असली काम है जो पीछे छूट रहा है। ये तो वाकई एक बड़ी विडंबना है। जो शिक्षा की नींव है उन्हीं को सीमेंट और अंडों का हिसाब रखना पड़ रहा है। तो ये लोग सरकार से बात भी कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और अब ये 3 दिन की बड़ी कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ एक सालाना जलसा तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये एक वॉर रूम की तरह है। जब 1000 स्कूल लीडर कूच बिहार से लेके काकद्वीप तक एक छत के नीचे 3 दिन मतलब 19, 20 और 21 दिसंबर सुबह 9 से रात 9 बजे तक बैठेंगे तो वो सिर्फ अपनी समस्याएं नहीं गिनाएंगे, वो भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में क्या है? क्या वही 4 मांगे हैं या कुछ और भी है? एजेंडा बहुत लंबा और गंभीर है। हमारे सूत्रों के मुताबिक कुल 44 प्रतिनिधि इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये लिस्ट पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था का एक तरह का हेल्थ चेकअप है। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है स्कूल सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार और पारदर्शी शिक्षक भर्ती की मांग। ये तो बंगाल में एक बहुत बड़ा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। हेडमास्टर्स इससे सीधे तौर पे कैसे प्रभावित हो रहे हैं? क्या उन्हें ऐसे शिक्षक मिल रहे हैं जो योग्य नहीं है और जिन्हें वे मैनेज नहीं कर पा रहे? आप बिल्कुल सही नब्ज पकड़ रहे हैं। जब भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होता है तो स्कूलों को अयोग्य शिक्षक मिलते हैं। फिर एक हेडमास्टर के लिए उनसे क्वालिटी एजुकेशन दिलवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा सालों तक भर्ती न होने से शिक्षकों की भारी कमी है, जिसका बोझ भी सीधे स्कूलों पर पड़ता है। और क्या मुद्दे हैं एजेंडे में? दूसरा बड़ा मुद्दा है स्कूलों की वित्तीय सुरक्षा। इसमें लगातार घटती कॉम्पोजिट ग्रांट का जिक्र है। कॉम्पोजिट ग्रांट, ये क्या होता है? ये वो पैसा है जो सरकार स्कूलों को उनके रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए देती है, जैसे चौक, डस्टर, स्टेशनरी, बिजली का बिल, छोटे मोटे रिपेयर। जब ये ग्रांट कम हो जाती है या वक्त पर नहीं मिलती तो स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता है। और तो और दस्तावेज बताते हैं कि स्कूलों पर कई तरह के आर्थिक दंड भी लगाए जा रहे हैं। दंड? स्कूलों पर जुर्माना? किस लिए? सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्पेलिंग की छोटी मोटी गलती हो जाने पर या किसी दस्तावेज को जमा करने में थोड़ी देरी होने पर प्रति छात्र भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। ये स्कूलों पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल रहा है। इसके अलावा छात्र ड्रॉप आउट, बाल विवाह, शिक्षा का निजीकरण और सभी स्कूल कर्मचारियों को वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम के तहत लाने जैसे मुद्दों पर भी गहरी चर्चा होगी। आज इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी तो काफी बड़े स्तर पर हुई। उद्घाटन किसने किया? हाँ, आज सुबह एक रंगारंग रैली के साथ शुरुआत हुई और औपचारिक उद्घाटन नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुवज्योति चट्टोपाध्याय ने किया। उन्होंने इस मुश्किल दौर में हेडमास्टर्स की भूमिका की बहुत तारीफ की। मुख्य अतिथि थे RCCIT कॉलेज के प्राचार्य श्री अनिर्बाण, जिन्होंने विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया। इन सब में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। एक विशेष अतिथि ने इनके मानवीय कामों का भी जिक्र किया। हाँ, श्री शंकर हालदार, जो एक इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि ये संगठन सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा। जब उत्तर बंगाल में बाढ़ आई तो इन हेडमास्टर्स ने मदद की। जब अम्फान तूफान ने तबाही मचाई तब भी ये आगे आए। और कोरोना महामारी के दौरान तो इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 6.5 लाख रुपए का दान दिया। 6.5 लाख रुपए? और सिर्फ इतना ही नहीं,
500 से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सप्लाई की और मेडिकल टीमें भी भेजीं। ये बात उनके चरित्र को एक अलग ही रोशनी में दिखाती है। ये दिखाता है कि ये लोग सिर्फ कर्मचारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। इससे उनकी लड़ाई को एक नैतिक बल मिलता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखें, उनकी पेशेवर मांगे, भ्रष्टाचार जैसे व्यवस्थागत मुद्दे और उनका सामाजिक काम, तो क्या तस्वीर उभरती है? इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या एक कैडर के वेतन की नहीं है। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। जब एएसएफएच पारदर्शी भर्ती की मांग करता है तो वो हजारों योग्य उम्मीदवारों के भविष्य की बात कर रहा होता है। जब वे स्कूलों के लिए बेहतर अनुदान मांगते हैं तो वो लाखों छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं की बात कर रहे होते हैं। और जब वे गैर शैक्षणिक कामों से मुक्ति मांगते हैं तो वे असल में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का अधिकार मांग रहे होते हैं। तो ये व्यक्तिगत से ज्यादा व्यवस्थागत लड़ाई है। बिल्कुल, और उनकी रणनीति भी बहुआयामी है। एक तरफ वे सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं और जैसा उनके अध्यक्ष ने कहा, वे कुछ नीतिगत बदलाव लाने में सफल भी हुए हैं। दूसरी तरफ वे सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाते हैं और अब इस 3 दिवसीय सम्मेलन के जरिए वे अपनी भविष्य की रणनीति को और धार देंगे। ये एक बेहद संगठित और सोचा समझा प्रयास है, कोई बिखरा हुआ आंदोलन नहीं। संस्थाओं के सम्मान और अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ हेडमास्टर्स की कहानी नहीं है, ये पूरी शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आईना है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है कि जब किसी सिस्टम के लीडर्स यानी प्रधानाध्यापकों को ही बुनियादी संसाधनों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और अपने काम को ठीक से करने के अधिकार के लिए इतना संघर्ष करना पड़े, तो ये उन लाखों छात्रों के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है जिनका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उन पर है। ये सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, बल्कि हर उस जगह के लिए प्रासंगिक है जहाँ शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की जाती है। इससे पहले कि हम जाएं, अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारी टीम इस तरह की गहरी जानकारी के लिए रिसर्च और इसे बनाने में बहुत मेहनत करती है और आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है।